जरूरत है कि कोई एक रास्ता चुन लो और उस ट्रैक पर दौड़ पड़ो। रुको नहीं, दौड़ते रहो। क्या पता तुम किस दौड़ के डार्क हॉर्स साबित हो जाओ। आए शब्दों और विचारों की इस सशक्त आवाज का स्वागत करें। श्री नीलोत्पल मृणाल जी एक प्रख्यात कवि, लेखक, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता और प्रभावशाली सोशल मीडिया व्यक्तित्व हैं। वर्ष 2016 में उन्हें साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डार्क हॉर्स, ओघड़ और यार जादूगर जैसी चर्चित पुस्तकों के लिए वे विशेष रूप से जाने जाते हैं। साहित्य और समाज से जुड़े उनके विचारों से सोशल मीडिया पर 2 लाख से अधिक पाठक और अनुयायी जुड़े हुए हैं। कैन वी हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर श्री नीलोत्पल मृणाल जी। और इस संवाद में उनके साथ होंगी श्रीमती जयंती रंगनाथन जी, हिंदुस्तान की कार्यकारी संपादक, जो इस बातचीत का संचालन करेंगी। कैन वी हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। गुड इवनिंग, नमस्कार। दिल्ली बुक फेस्ट का हार्दिक धन्यवाद एक बार फिर नीलोत्पल से मिलाने के लिए। मैं यहाँ नीलोत्पल का इंटरव्यू करने आई हूँ डेफिनेटली, और मेरा परिचय भी उन्होंने बताया कि मैं एक सीनियर पत्रकार हूँ। लेकिन जब भी मैं नीलोत्पल के सामने होती हूँ, इनको सुनती हूँ, तो मेरे लिए वो एक फ़ैन मोमेंट होता है। तो हमारे सामने जो नीलोत्पल हैं, युवा साहित्य अकादमी विनर अपने पहले उपन्यास डार्क हॉर्स के लिए, और उसके बाद उन्होंने 2 ज़बरदस्त उपन्यास लिखे थे, ओघड़ और यार जादूगर। और अभी कुछ दिन पहले दिल्ली बुक फेयर में अपना 4था धमाकेदार उपन्यास लेकर हाजिर हुए, विश्वगुरु। तो आजकल तो मैं इन्हें विश्वगुरु ही बुलाती हूँ, क्योंकि मैंने पिछले 1-2 सालों में बहुत नज़दीक से देखा कि हमारे प्रकाशक एक ही हैं, और जब भी हम मिलते हैं तो निश्चित तौर पे मैं सुनती हूँ और मैं हंसती रहती हूँ, और इतना कुछ बताते चलते हैं। बल्कि मैं ये कहूँगी कि मैं हिंदुस्तान जैसे अखबार में काम करती हूँ, जो कि बिहार झारखंड का नंबर 1 अखबार है, लेकिन शायद मैं ग्रास रूट के बारे में बहुत कम जानती हूँ। और नीलोत्पल जैसे लेखकों से और शख्सियतों से मिलके मुझे एहसास होता है कि हम किसके लिए अखबार तैयार कर रहे हैं। खांटी देसी हम सब की भाषा बोलने वाले एक भदेस नीलोत्पल जब स्टेज पे खड़े होके गाना गाते हैं, अपनी माटी की बात करते हैं और युवाओं को बताते हैं कि आप किस चीज़ के पीछे भागें और किस चीज़ के पीछे न भागें, तो ये बातें सीधे दिल में उतरती हैं। नीलोत्पल, आपका हार्दिक स्वागत। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बेशक मज़ा ना आए, मुझे तो बहुत मज़ा आने वाला है। हेलो, बहुत बहुत आभार दिल्ली लिटरेचर फेस्टिवल का। और मैंने सोचा था कि 5 बजे आऊँगा तो मैं कुछ देख पाऊँगा, लेकिन मेरे नसीब में अंधेरे में तीर चलाना लिखा था। तो हिंदी साहित्य ऐसे ही चल रहा है तो मैं नया क्या कर पाता। तो अच्छा हुआ कि मुझे भी अंधेरे में बिठाया गया। इससे साहित्य की दृष्टि का भी जांच हो जाएगा कि साहित्य कहाँ कहाँ तक देख सकता है। और मैम ने जितना मतलब मेरी बड़ाई में जितना कुछ कह दिया, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आज के दिन में पत्रकारिता इतना मीठा बोले, यही सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं, हम पत्रकारों को पता होता है कि कहाँ मीठा बोलना है और कहाँ कड़वा। इतना पॉजिटिव आदमी कि अगर जयंती मैम ने मुझे, मैं तो खैर मोटा मोटी आदमी हूँ, तो इन्होंने मेरे लिए इतना बोला। नहीं तो मैम का स्वभाव है इतना पॉजिटिव है कि अगर ये सांप को भी बुलाती, मान लीजिए यहाँ कुर्सी पर इच्छाधारी नाग बैठा होता, तो भी ये कहती कि चमचमाती चमड़ी के स्वामी, क्या बात। अपने लहरिया चाल से हाथी का पसीना छुड़ा देने वाले, हे नागराज, मैं निवेदन करती हूँ कि आप आएं और डसें।
मेरे लिए तो एक स्टोरी तैयार हो जाती नीलोत्पल। ये होता है पॉजिटिव होना। तो मैं तो इच्छा रखूं, आकांक्षा रखूं और दुआ करूं कि भाई भारत में पत्रकारिता इतना ही मीठा बोले, क्या बात है। संपादक की भाषा ऐसी ही हो, और इसी तरह से सकारात्मक तरीके से आप देखें तो हम लोग मंचों पर मुर्गा लड़ाई देखने के जो आदी हो गए हैं, हम कुछ क्रिएटिव भी देख पाएंगे। एक बार मैम के लिए आप लोग तालियां बजाइए। जहां जहां भी जो है, मुझे दिखाई पड़ नहीं रहा है। एक रोशनी क्या डाला जा सकता है क्या जनता जनार्दन पर? क्योंकि जनता को अंधेरे में रखना ठीक नहीं। हम लोग साहित्यकार हैं, हम नहीं चाहें कि हमारे सामने भी आप अंधेरे में रहें। नेता बैठा हो तो आप अंधेरे को एंजॉय करें। लेकिन जब एक लेखक बैठा हो, हाँ ये ठीक, तो कम से कम आप दिखें, हम यही उम्मीद करेंगे। जय हो। मैम नीलोत्पल, विश्वगुरु से शुरू करें। हाँ। तो विश्वगुरु जो है, मुझे लगता है बहुत प्रतीक्षा के बाद ये उपन्यास आया है। कई लोगों ने आपसे पूछा होगा, मैं भी जब भी मिलती थी आपसे पूछती थी अगला उपन्यास कब है, क्या है। तो आपने पिछले साल मुझे थोड़ा सा हिंट भी दिया था कि आप जो भी देश की एजुकेशन जो पद्धति है, क्योंकि वो मुझे लगता है कि वो एक बहुत पूरे के पूरे, अगर मैं कहूँ कि हमारा एक बेल्ट है जो, तो उस बेल्ट में तो बहुत ज़रूरी है भाई। वहाँ सबसे बड़ा मसला जो है शिक्षा का ही होता है। तो विश्वगुरु लिखने से पहले एक किरदार कौन था, विषय कौन था, या कोई किस्सा या कोई खबर आपने पढ़ी जिसे पढ़ के आपको लगा कि अब मैं तैयार हूँ लिखने के लिए? नहीं मैम, मैं देखिए, मैं बिहार की पृष्ठभूमि से हूँ, झारखंड की पृष्ठभूमि से हूँ। हम लोग जब लिखने आए थे तो हमारे लिए लिखना ना केवल ऐसा नहीं था कि हम लिखेंगे, किताब आएगी, 10 लोग हमें पहचानेंगे, कुछ तालियां बजाएंगे, कुछ खरीदेंगे। हम पहले दिन 2 बातें लेकर आए थे लिखने के लिए। पहला ये कि हम हिंदी में लिख के उसको अपनी आजीविका का माध्यम बनाएंगे। पहली बात ये, पहली किताब मैं ये सोचकर लिखने आया। मैं तो आईएएस की तैयारी कर रहा था, तो मेरे दिमाग में था, जब मैं आंदोलन कर रहा था यूपीएससी के खिलाफ अटेम्प्ट का और सीसेट के सिलेबस के खिलाफ, जब मैं धरने पर बैठा था, तभी मेरे दिमाग में ये बात आई थी कि मैं इस दुनिया का सच लिखूंगा, इन विद्यार्थियों की पीड़ा लिखूंगा। और जब मैं विद्यार्थी की पीड़ा के बारे में सोचने लगता हूं तो मैं सोचने लगता हूं भारत के उन 60-70% नौजवान पीढ़ी के बारे में, उसके बाद उनके समाज के बारे में, उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि के बारे में, उनके सांस्कृतिक संक्रमण के बारे में। गांव के हैं, छोटे शहर में आए, वहां से महानगर आए, एक सांस्कृतिक टकराव है, कुछ करने की तमन्ना है, कई बार फिसल के गिर रहे हैं, कई बार फिर छिले हुए घुटनों के साथ उठ खड़े होते हैं, लड़ रहे हैं, उनकी जिजीविसा है। तो ये कहानी मैं जब दुनिया के सामने ले जाऊं तो फिर मैं छपूं तो फिर छिपूं नहीं। यानी कि ये बात, एक मैसेज जाए दुनिया को कि हिंदी में लिखना भी एक चयन है, एक चॉइस है, और कोई आदमी आ रहा है जो हिंदी में अपना करियर बनाने आ रहा है, ये मैं बता सकूं। मैं शौक के लिए कभी लिखने नहीं आया, क्योंकि मैं आईएएस बनने आया था, और आईएएस के पैरेलल मुझे एक जीवन का विकल्प ढूंढना था। तो मैंने ये ढूंढा कि कुछ अब ऐसा करना। तो यूपीएससी मेरा हुआ नहीं, मैं तो आंदोलन कर रहा था। आंदोलन करना, लड़ाई लड़ना, उसकी अपनी एक सीमाएं है कि एग्जाम की तैयारी आप एक अनुशासन के साथ करते हैं। जब मैं सड़क पे उतरा, लड़ने लगा, तो वो अनुशासन मेरे जीवन में नहीं रहा। तो यूपीएससी ने मुझे रिजेक्ट किया, मैं फेल कर गया, मैं नहीं कर सका आईएएस। तब मुझे लगा कि दूसरा जीवन का विकल्प ऐसा हो कि कुछ जीवन में ऐसा करूं कि मैं मंच के ऊपर रहूं और आईएएस नीचे से सुने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। टारगेट बड़ा कर दिया। फिर मैंने कहा अब टारगेट बड़ा करो, अब ये आईएएस नहीं हुआ, आईपीएस नहीं हुआ, कुछ बड़ा करना है। तो फिर उस दिशा में मैं सोच के, यानी कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि मैंने लेखन को बहुत गंभीरता से लिया। पहली किताब को अपने जीवन का, आजीविका का, अपने कैरियर का एक राह बना के उस पर चला। तो जब मैंने उसको अपने जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव समझा, अपने कैरियर का एक पेशा, एक आजीविका का स्रोत समझा, तो मुझे लगा कि इसको मैं खिलंदड़ी में नहीं कर सकता। तब फिर मैं सोसाइटी के बारे में गंभीरता से सोचने लगा। यानी कि मैं अगर डार्क हॉर्स जैसी किताबों में अगर 6x8 के मुखर्जी नगर के कमरों की सच्चाई लिख रहा हूं, तो वो केवल एक विद्यार्थी की सच्चाई नहीं है, वो भारत के उस पूरे समाज की सच्चाई है, जहां किसी गांव में बैठा लड़का, उसकी मां रोटी बनाते हुए चूल्हे पर ये सोच रही है कि एक दिन ये चूल्हा जब मैं बुझा के उठूंगी तो मेरा जीवन बदल चुका रहेगा, कोई रिजल्ट का खबर फोन पे आ जाएगा और मेरा बेटा आईएएस बन के मसाल जला चुका होगा रोशनी का। ये सोचना, तो उसके पीछे एक समाज है, एक दुनिया है।
तो मैं उसके बारे में सोच रहा था। और वहीं से चलते चलते जब मैं चौथी किताब विश्वगुरु तक आया, तो विश्वगुरु में मैंने ये दिखाने की कोशिश की कि भारत का वो समाज जिसको हम हाशिए पर रख रहे हैं, जो गांव का समाज है, ये जो यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, ये सब की पृष्ठभूमि गांव में है। ये सब दिखने में आपको भले लग रहे हो जैक एंड जॉन्स, लेकिन सब जगनारायण होके आए हैं। एलिटाबाद। हाँ, है ना। तो जो आपको आज शहर का जो एलिटाबेथ है, जो एलिट क्लास है, उसके सबके जड़ों में कहीं ना कहीं मिट्टी लगा हुआ है। ये सब सोनोसेम डाल लिए हैं, ऊपर से प्राइमर मार लिए हैं, फिर एशियन पेंट चढ़ गया है। मैं उस एशियन पेंट को कुरेद के उसके भीतर की जो मिट्टी है, जो ईंट है, उसका खुरदरापन सब दुनिया के सामने रखना था। और वहीं से निकल के आया विश्वगुरु ऐसा उपन्यास। 500 पेज का उपन्यास है, 450 पेज का। आज के समय में एक युवा 450 पेज का उपन्यास किसी युवा और उसके दुनिया को लेके लिख रहा है, तो यह तो खतरा है कि ये वो पीढ़ी जो रील में व्यस्त है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि रील में व्यस्त पीढ़ी कैसे उसको कैरी करेगी, लेकिन पढ़ रही है। तो मेरा भरोसा इस बात में बहुत ही और मजबूत हुआ है कि हम हिंदुस्तान के नए युवाओं को जिस तरह से सोच रहे हैं, जितना सतही, उतने ये है नहीं, है ना। इनकी कहानी भी महत्वपूर्ण है और इनका कहना भी महत्वपूर्ण है आज के युवाओं का, ये आपको मानना होगा। दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। 100%। और आपकी इस बात से मैं इत्तेफाक रखती हूँ कि जो चॉइसेस जो आपने लिए हैं, बिल्कुल, क्योंकि एक वक्त मेरे सामने भी चॉइस थी बैंक की नौकरी छोड़ के पत्रकारिता में आना, और पीछे मुड़ के जब देखती हूँ तो लगता है सबसे अच्छा काम मैंने यही किया। और इसी वजह से शायद आज यहाँ बैठी हूँ इतने सालों बाद। बहुत बड़े बड़े लोगों का मैंने इंटरव्यू लिया है और आज नीलोत्पल का भी इंटरव्यू ले रही हूँ। ये अरे बस आपका बड़प्पन है। अच्छा, अब मुझे बताइए कि हम लोग हमेशा अपने पेशे में एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म की बात करते हैं, तो आपके चारों उपन्यासों को पढ़ के मैं एक रिस्पॉन्सिबल राइटिंग की बात करना चाहती हूँ। चाहे डार्क हॉर्स हो, यार जादूगर हो, औघड़ हो, और अब की, मतलब इसमें तो मुझे बड़े पैमाने पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नज़र आती है। तो क्या आप ये महसूस करते हुए लिखते हैं कि जब आप लिख रहे हैं तो आप आज के युवाओं के प्रति अपने आप को उत्तरदायी महसूस करते हैं कि उनको ऐसा कुछ देना है जो उनकी ज़िंदगी की कहानी हो और वहाँ से सीख के आप बाहर निकले, क्योंकि इसमें किरदारों की भरमार है। नहीं, बिल्कुल। आप जब लिखते हैं तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है। वो इसलिए है क्योंकि मैं लेखन को नियति बदलने का मंत्र जानता हूँ। मेरे लिए लेखन किस्मत बदलने का मंत्र है। और मेरी एक कविता है, ऐ कवि कविता नहीं, अपने समय की चिंता लिखो। मैं 2 पंक्ति उसका मैं सुनाता हूँ और मैं बताता हूँ कि मैं क्यों गद्य इस तरह का लिखता हूँ। मेरी एक कविता है, ऐ कवि कविता नहीं, अपने समय की चिंता लिखो, कि सब लिखते हैं गहरा समंदर, सब लिखते हैं गहरा समंदर, तुम डूबे को तिनका लिखो। क्या बात। ऐ कवि कविता नहीं, अपने समय की चिंता लिखो। तो जो कविता का दायित्व है, वो जो कह रहे हैं, जब मैथिली शरण गुप्त की आह से निकला होगा गान, पहली कविता जब लिखी गई होगी, तो जिस भी साहित्य में मैम संस्कृति नहीं हो, साहस नहीं हो और संघर्ष नहीं हो, मैं उसको निर्जीव साहित्य मानता हूं। अगर आप साहित्य रच रहे हैं, उसमें संघर्ष होना चाहिए, आपकी संस्कृति का रस होना चाहिए और आपके समय से जूझने का साहस होना चाहिए। अगर आपका लेखन किसी को बेचैन नहीं कर रहा है, यहां से जाने के बाद बिस्तर पर लेटते हुए अगर मेरी कोई बात यहां बैठे किसी व्यक्ति के हृदय में चुभी नहीं, उसको उसने कुरेदा नहीं, तो मेरा यहां पर मिनटों बोलना बेकार है। तो मैं साहित्य को इस बात के लिए उत्तरदायी बनाना चाहता हूं कि वो आपके भीतर बेचैनी पैदा किए, वरना मलमल का रास्ता हर जगह बिखरा पड़ा है। आपको समाज का वो कटीलापन दिखाना होगा इस पीढ़ी को, जिसके हाथ में हमेशा कंटेंट आप मलमल का दे रहे हैं, जहां पर मोटिवेशनल स्पीकर गांजा की तरह प्रेरणा बांट रहा है ना। स्लाइन पानी की तरह हम मोटिवेशनल स्पीकर चढ़ा रहा है आप पर कि खुश रहो। आदमी जरा सा दुखी होता है, पीछे से पतला पिन लगा दे रहा है। बिल्कुल,
है ना। ये तो पता नहीं यहाँ लिटरेचर फेस्टिवल में आए कि नहीं, वो टाई हुई वाला जो उछलते हैं यहाँ से वहाँ तक, मोटिवेट करते हैं लोग। यहाँ से कूदेगा वहाँ वाला पटरा तोड़ देगा, यहाँ से कूदेगा वहाँ वाला पटरा तोड़ देगा, टाई बूट लगा के, और युवाओं को बोलेगा कि तुम्हारे भीतर आग है, तुम्हारे भीतर आग है। तो क्या करे, भीतर के आग से लिट्टी सेके, उस आग से करे क्या? बिल्कुल। आपको लिट्टी सेकने लगा दिया, उसका रोटी सिखा रहा है। मोटिवेशन से सस्ता नशा मार्केट में भी कुछ नहीं है। सही बात। इससे अच्छा है भांग पियो। मोटिवेशन से बढ़िया है कि मोटा बेसन लो, आलू और प्याज काटो, बढ़िया पकौड़ी बनाओ, ज्यादा मोटिवेट होइएगा। हल्का चटनी धनिया पत्ता के साथ खाइए। इस देश में उतने चिंतित लोग नहीं हैं जितने मोटिवेशनल स्पीकर मार्केट में हैं। एक एक चिंतित आदमी के पीछे 4-4 मोटिवेशनल स्पीकर दौड़ रहा है। ए पकड़ो 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 मंटू को, इसको ठीक करना है। 4 आदमी घेरे हुआ है मंटू को। मंटू कह रहा है सर हमको चिंता करने दीजिए। क्या चिंता? रोटी का चिंता, रोजगार का चिंता, पढ़ाई का चिंता, बाल बच्चा का चिंता, घर का चिंता, बिजली बिल का चिंता, महंगाई का चिंता, राजनीति का चिंता। नहीं नहीं नहीं, कोई चिंता नहीं करना, लगाओ पतला पिन इसको मोटिवेशन का। अरे जीवन में चिंता कितना जरूरी है हम इस समय में आके जाने। तो मैं उसी चिंता का उपन्यास लिखता हूं। मुझे लगता है उसी उदासी का उपन्यास लिखना होगा, क्योंकि जब खुशी आपको पैकेट में बंद करके मिठाई की तरह बेची जा रही हो, जिसको लेने के बाद आप खुश नहीं हो रहे हैं, है ना, वो तो हल्का, वो तो गोली है, वो पाइन जो चॉकलेट वाला, मुंह में गया घुल गया, काम खत्म हो गया, हवा मिठाई है। वो जब खुशी आपको पैकेट में जब सड़कों पर बेचा जा रहा हो, तब उदास रहे लोगों के लिए आपको लिखना होगा, संघर्ष करते हुए लोगों के लिए आपको लिखना होगा। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं देश की राजधानी के हृदय स्थल पर बैठ के कह रहा हूं कि रोने वाले लोगों का इतिहास कौन लिखेगा। तो मुझे वो लिखना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं ऐसी किताबें लिखता हूँ। क्या बात है। इसीलिए मैं आपको जो देख रही हूँ इतने सालों में, आप वो कूदने वाले मोटिवेशनल गुरु नहीं हैं, लेकिन आप एक भयंकर तौर पर इन्फ्लुएंसर है। मैंने देखा है जहाँ जहाँ आप जाते हैं, स्टेज पे बोलते हैं, युवाओं की भीड़ लग जाती है एक चुंबक की तरह। और अतिशयोक्ति नहीं है मेरे कहने में कि मैं भाई कई सालों से पत्रकारिता में हूँ और कई फिल्म स्टार से लेके राजनीतिज्ञों से लेके हर किसी का मैंने इंटरव्यू किया है, पर अब पिछले कुछ सालों में जो चुंबक वाली भीड़ मैं नीलोत्पल के आसपास देख रही हूँ, वो गजब का ही है नीलोत्पल। तो मुझे बताइए, मतलब इस नीलोत्पल के पीछे की कहानी, मैं एक छोटी सी आपकी यात्रा जानना चाहती हूँ झारखंड के देवघर से। ये जो नीलोत्पल है वो कब दिल्ली आए और अपने आंखों में IAS का सपना लेके, और आपने तो ये बता ही दिया है कि सपना जो है बदल गया। आप जो है, रुकिए एक सेकंड, दूसरा प्रोग्राम का आ रहा है क्या? नहीं नहीं, दूसरे प्रोग्राम मेरा आ रहा था, इसीलिए हम पूछे। कार्यक्रम वाला का सट्टा आता रहता है, बैंड पार्टी। अभी होता क्या है इधर जो है, नहीं हम लोग बताए, हम तो लेखक के कवि भी हैं, तो हम लोग के लिए दिसंबर से मार्च तक का महीना वैसे होता है जैसे लगन के टाइम में बैंड वाला नहीं व्यस्त होता है, अभी इसका नागिन बजाया फिर उसका नागिन शाम को बजाया, तो हम लोग का वैसे ही चलता है। तो हमने सोचा मैम भी आज के दिन में लोकप्रिय लेखिका है, तो इनका भी सट्टा दूसरा आ गया क्या। बस यही है कि मैंने पूरी तरह ऑफ नहीं किया था इसे। अच्छा, ये मैं एक यात्रा जो है वो सब जानना चाहती हूँ। यात्रा मैम अभी क्या है कि मुझे लिखे, मेरी पहली किताब को आए मात्र 12 साल हुआ है, और मैं हरदम कहता हूँ कि किताब बरगद का पेड़ है। आप किताब लिखने वाला लेखक यश पा सकता है, यानी कि वो छाँव देगा तो छाँव का यश पाएगा, उसमें फल तो बरगद में होता नहीं है। तो यानी कि आप बहुत आर्थिक रूप से धनधान्य नहीं होंगे अगर आप एक लेखक हैं, लेकिन आप यशस्वी हो सकते हैं। अगर आप लेखन के क्षेत्र में हैं तो ये सोच के आइए कि आपको यश देगा, स्नेह देगा, आशीर्वाद देगा, आप दुआ लेंगे लोगों से। तो मैं 20 साल 30 साल और अगर लिखता रहा तो फिर 40 साल के बाद कुछ एक झूठी कहानी बनाऊंगा कि मैं किस तरह से उजड़े बाल लेकर मुंह में रक्त लगाकर गांव से निकला था, और मैं बताने निकला कि मैं रात को जब मुखर्जी नगर में पढ़ता था, मुझे नींद आती थी तो मैं पंखा से बाल बांध लेता था। इस तरह की कहानी। सर मेरा पंखा के साथ घूमता था कि मैं जगा रहूं, मैं सो जाऊंगा तो IAS कौन करेगा, है ना। एक दिन मैंने दांत काट के देखा, मेरा खून ही नहीं था बदन में, सब खून कोचिंग ने चूस लिया था, है ना। इस टाइप की कहानी जो है, किडनी बेचने की नौबत तो नहीं आई ना। एक दिन मैंने अपने टीचर को देखा कि उसका गाल लाल हुआ है, मैंने कहा मेरा खून तो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ये मेरा ही लिया हुआ खून है। इस तरह की कहानी।
तो उस तरह की कहानी भी ऐसी कुछ है नहीं। मैं सामान्य जैसे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सब एक छोटे कस्बे से आए, मैं भी आया। बिहार, झारखंड, यूपी का लड़का जो है उसके गर्भनाल में ही यूपीएससी लगा हुआ आता है। वो पहले यूपीएससी फेल होता है फिर कुछ पास करता है। बिल्कुल। मतलब हम लोग मान के चलते हैं कि या तो आईएएस होंगे या आईएएस नहीं होंगे, तब कुछ होंगे। बिल्कुल। मतलब हम लोग अपना परिचय देते हैं। क्या करते थे? यूपीएससी। इसमें करते क्या थे? बस करते थे। तो हुआ क्या? नहीं हुआ, या हुआ या नहीं हुआ। हुआ तो उससे कोई पूछता ही नहीं है कैसे हुआ, नहीं हुआ तो हम लोग बताते फिरते हैं। तो मैं भी इसी तरह से इंडिया ईयर बुक, मनोरमा ईयर बुक, ठेकुआ, निमकी, 10 ठो शर्ट, 10 पैंट, सत्तू, चना, ये सब लेके, अचार लेके मुखर्जी नगर आया, जैसे सामान्य हर छात्र आता है। और यहाँ रहते हुए तैयारी की, कोचिंग में गया, कोचिंग से बाहर आया, सारे शिक्षकों को बड़ा होते देखा, बहुत दुआ दिया, आप लोग को आशीर्वाद है सर, बढ़ते जाइए, आगे बढ़िए, आप लोग का कैरियर बनता रहे। हमें पता ही नहीं चला कि कोचिंग हमारा कैरियर बना रहेगा, हम कोचिंग का कैरियर बनाने आए। आज जब मैं इंडिया टुडे पढ़ता हूँ सफल शिक्षकों की कहानी, तो मुझे लगता है यार द्रोणाचार्य ही फेंटा बेचने लगा, इसने तो अर्जुन बनाने के लिए कोचिंग खोला था। अब जो है अर्जुन जो है वो चनाचूर बेच रहा है, द्रोणाचार्य जो है कि वो मैगडी खोल के बैठ गया है, उसके बाहर अर्जुन बेच रहा है चनाचूर, झालमुड़ी। तो हम लोग आए, 10 साल रहे, हम लोगों ने बहुत कोचिंग को बनाया, कई शिक्षकों का कैरियर बनाया, है ना, उनको समृद्ध किया। इसी दौरान आंदोलन हुआ, क्योंकि यूपीएससी ने एक ऐसा सिलेबस ले आया कि जो भी 2-4 लड़के बन रहे थे आईएएस, वो भी बनना बंद हो गया हिंदी मीडियम का। उसके खिलाफ मैं सड़क पे उतरा, आंदोलन करने लगा। आंदोलन में इसी तरह शाम को मजमा लगाता था, 5,000 लड़के मुखर्जी नगर में बैठे रहते, मैं अनशन पर बैठा था। तो मुझे डर लगता था, अनशन पर बैठा हूँ और रतुआ को भाग ना जाए लड़के। लड़के कहते पढ़ने जा रहा हूँ भैया, आईएएस बनना है। मैंने कहा अगर पढ़ के बन जाते तो मैं यहाँ क्यों बैठता, बैठ यहीं पर। तो सबको लगा सही बात बोल रहा है, पढ़ने से नहीं हो रहा है, तब तो अनशन पर बैठा है। तो वहाँ मैं रात को हारमोनियम लेके भूखे पेट हारमोनियम बजाता था, आंख से आंसू गिरता था, तो लड़का लोग जुड़ता था। पता चला यूपीएससी को कि यार देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे खिलाफ आंदोलन। देश के नेताओं को पता चला, 200-200 सांसद हमारे मंचों पर आए, पर्चा लगा लगा के हमको भाषण देना है, हमको भाषण देना है। साल भर आंदोलन करने के बाद सफलता मिली, यूपीएससी झुकी, सीसेट क्वालिफाइंग हुआ, हमारा अटेम्प्ट बढ़ा, यानी कि व्यवस्था में परिवर्तन किया। फिर पढ़ने बैठे, तब भी नहीं हुआ। तब मुझे सबने कहा ऐसा है तुम्हारा हो नहीं रहा है, तुम ऐसा कुछ करो कि हम लोग जिसका हो रहा है या नहीं हो रहा है इसका दर्द लिखो। तो मुझे लगा यार किताब लिखना चाहिए, जिनके लिए इतना लड़ाई लड़ा, लाठी खाए, इतने इतने लोग हैं, इतना कष्ट है, 8x6 का कमरा है, कुकर भीतर रहता है, हैंडल बाहर रहता है, जगह नहीं है। एक लड़का को देखे जून में रजाई ओढ़ के सोया हुआ है। मैंने बोला काहे भाई? कहा भैया रखने का जगह नहीं है कमरा में, तो रजाई ओढ़ लेते हैं, छोटा कमरा है ना। मम्मी फोन करती थी बेटा दिल्ली में हो, डेंगू हो जाएगा। हम कहने हो तो जाएगा मम्मी, लेकिन पहले काटेगा मच्छर तब ना। कहा कैसे नहीं काटेगा? हम कहनी जगह ही नहीं है कमरा में घुसने का मच्छर के लिए। चारों तरफ तो एनसीईआरटी का किताब रखा है, बाकी 2 बक्सा है, घुसेगा कहाँ मच्छर। वेंटिलेटर पर इराक भरूचा का किताब रखा हुआ है पर्यावरण का। ऑक्सीजन तो हमारे कमरे में दया करके आ जाता था कि चलो थोड़ा सा इन लोगों के कमरे में भी चले जाएं, नहीं तो नेहरू विहार और मुखर्जी नगर, इंदिरा विहार, वो क्या बोलते हैं, गांधी विहार में ऑक्सीजन है कहाँ बचा हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड पर ही हम लोग जीवन काट लेते हैं, जगह ही नहीं, बहुत सकरा है, गलत जीवन बड़ा कठिन है। तो वो दुनिया फिर लिखने का प्रेरणा मिला। और 500 किताब मेरी पहली बार आई थी मैम, और उसको हमारे शिक्षक जिन्होंने हमको पढ़ाया था उनको लगा कि चलो एक आदमी निकला तो कम से कम किसी बहाने यहाँ से। तो शिक्षकों ने ही मेरी किताब का विमोचन करवाया। तो मैंने शिक्षकों से कहा कि सर जीवन भर हम लोग आपको खिलाए, आज मेरी किताब का विमोचन है, कुछ ऐसा करिए कि छात्र बोले आज मास्टर का खाए। तो मैगडी से बर्गर आया, कृष्ण ब्रजवासी से रसगुल्ला कमला नगर से, और कटलेट बढ़िया, वैष्णो चाट वाले से दही गोलगप्पा, बढ़िया पार्टी 500 लड़का को कोचिंग वालों ने खिलाया मेरे किताब के विमोचन पर। तो बच्चों ने दुआ दिया, 500 किताब उसी दिन बिक गया। तब मुझे लगा अरे यार ये तो बड़ा गंभीर जीवन है भाई, 500 किताब तुरंत पढ़ ले लिया लोगों ने। और उसी 500 किताबों के बाद हम लोग 15 दोस्त थे जो मेरे साथ ही मेरी यात्रा में थे।
हम लोग कमरे पर गए, 500 नंबर मेरे पास था मुखर्जी नगर का, जिन्होंने किताब खरीदी थी, और हम लोगों ने रात से ही उनको फ़ोन करना शुरू किया। हेलो, कौन? अरे हम बोल रहे हैं नीलोत्पल भाई का दोस्त फलना, आप किताब पढ़े क्या? अरे भैया अभी तो आए हैं रूम पर 2 घंटा पहले प्रोग्राम से। अरे पढ़ लीजिए ना, छोटा सा तो किताब है, पढ़ लीजिए ना, कुछ लिखिए ना फेसबुक पे। ये हम लोगों ने 4-5 दिन किया, और आप यकीन मानिए कि 5 दिन के बाद 500 किताबों में से मुझे लगता है कि 300-350 किताबों का फोटो और समीक्षा हम लोगों ने फेसबुक पर डलवा लिया उन्हीं 500 लोगों से जो मुखर्जी नगर में थे। क्या बात। और 2015 की ये बात है। 2015 में किसी किताब पर 300 अगर आदमी कुछ लिख रहा है तो समझिए कि वो कितना बड़ा वायरल है। जबरदस्त। और उसी से मेरी पहचान बनी, लोगों ने जाना कि एक किताब आ गई है। और अगले साल मुझे संयोग से साहित्य अकेडमी युवा अवार्ड मिल गया। तब लोगों ने जाना, तब एक अच्छे प्रकाशक ने मुझसे संपर्क किया, और वहाँ से यात्रा शुरू हुई। कुल मिला के यही है कि मैं एक विद्यार्थी था, आज भी हूँ, और असली बात यह है कि युवाओं के संघर्ष को लिखा, अभी तक वही लिख रहा हूँ, और उसी यात्रा के दौरान यहाँ है। मैंने कोई आर्थिक संघर्ष जीवन में नहीं किया। मैं कतई ये नहीं कहूँगा कि मैं रोटी पर 2 रोटी लिख के खाता था तो 3 रोटी का सुख मिलता था, ऐसा नहीं है। मेरे पिता सरकारी नौकरी में थे, खुद राज्य सेवा में अधिकारी थे, मेरे अंकल भारतीय प्रशासनिक सेवा में अधिकारी हैं, लेकिन मैं गांव में रहा। और ये ज़्यादा महत्वपूर्ण, मैं अपने पिता और अपने अंकल का आभारी हूँ कि ये संभावना थी कि मैं तो आर.के. पुरम में 6ठी क्लास में एडमिशन लेने डीपीएस में आया था, भाग गया विक्रमशिला एक्सप्रेस पकड़ के। मुझे लगा कहाँ पिंजड़ा में भर रहा है घर वाला। और गांव में रानी सोनावती कुमारी उच्च विद्यालय नोनीहाट से पढ़ा, फिर वहाँ से पढ़ा तो रानी जी की भी आत्मा को शांति मिलता है। कोई तो पढ़ा हमारे राज में, वहाँ पढ़ा आराम से। मैं कुंडली मेरे दादा देखते थे, बाद में जब मेरा आईएएस नहीं हुआ तो मैं कुंडली देखने लगा था कि कुछ ग्रह को मैनेज करके आईएएस कर लूँ क्या। तो उसी वक्त वो मूंगा, पन्ना और पोखराज पहना था। लेकिन एक दिन मैं नेहरू विहार जब शनि मंदिर गया तो शनि देव ने प्रकट होकर मुझसे कहा कि ठेकेदारी मांग लो, विधायकी सांसदी का टिकट मांग लो, यार यूपीएससी हमसे भी नहीं हो पा रहा, इसमें बहुत मेहनत हिंदी मीडियम के लिए लग रहा है। तो फिर मैंने, अब शनि मंदिर में भी भीड़ नहीं लगता है, अब उनका भी मार्केट खराब हो गया है। यूपीएससी का पहले बहुत भीड़ लगता था क्योंकि बहुत बच्चे मेहनत करते हैं। आज भी भीड़ लगता है। दिल्ली में तो बहुत भीड़ लगती है भाई। नहीं, दिल्ली का समस्या अलग है, मुखर्जी नगर अलग ग्रह है ना। दिल्ली में समस्या आपका कोई कर्जा ले लिया है, कोई पैसा नहीं दे रहा है तो शनि भगवान के पास जा रही हैं। जमीन का झगड़ा है तो शनि भगवान, मकान मालिक से झगड़ा है तो शनि जी उसमें काम करेंगे। हमारे वाले में पेपर बनाना पड़ता है मैडम, ये मुश्किल है, इसके लिए पढ़ना ही होगा। तो मैंने सारे ग्रह अपना लिए, 9 ग्रह पर फुल कॉन्फिडेंस से गया एग्जाम देने। मेरे गांव के एक पंडित ने कहा कि एक चावल दे रहा हूं अभिमंत्रित करके, एग्जाम से पहले उसको छींट लेना। मैंने छीटा, मेरे ही आंख में गिर गया चावल। 15 मिनट चावल निकालने में लगा, इतने में तो बाकी लड़का मेरे से आगे कर चुका था। ये मैंने डार्क हॉर्स में भी लिखा है। तो वो दुनिया पूरी खंगाल के यहाँ तक आए हैं। एक सामान्य यात्रा है जो गांव के हर बच्चों का यात्रा होता है। कुछ भी जादुई नहीं है, कुछ भी अद्भुत नहीं है, लेकिन आप लोगों ने अगर ऐसे ही प्यार दिया मुझे तो 20-30 साल के बाद जैसा हर आदमी का झूठा एक कहानी बनता है, हम भी कोशिश करेंगे किसी से लिखवाने का। अच्छा नीलोत्पल, ये बताइए, जब हम युवा हो रहे थे, मैं कमंडल वाले दौर में थी बिल्कुल, है ना, अब सवर्ण और ये सब देख दाख के, और एक तरह से मेरी पीढ़ी सरकारी नौकरी से आगे निकल के निजी नौकरियों की तरफ, मुझे लगता है पहली पीढ़ी थी जो सरकारी नौकरी छोड़ के उसने कहा कि हम प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे। पर मैं अब देख रही हूँ कि हम सब पलटी मार रहे हैं वापस। आज का जो युवा है, मतलब 18 से लेके 30-35 साल तक कह दूँ, वापस सरकारी नौकरी का जो क्या कहूँ मैं, वो हवस कहूँगी मैं, बिल्कुल सरकारी नौकरी नहीं मैम, ये एक्चुअल में आधा सच है। ये आधा सच इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गांव में रहना जरूरी क्यों है। आपको अगर भारत पर विमर्श करना है ना, तो आपको जाना होगा हिंदुस्तान के गांव की ओर। इसलिए जाना होगा, हम सरकारी नौकरी को सुविधाओं का केवल एक अगर मोर्चा समझ रहे हैं तो हम आधा सच जान रहे हैं। आपको पता है कि इस देश का गरीब गुरबा, मैं तो सवर्ण हूँ, ऊपर से पंडित हूँ। अब ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ, अभी तो एक घुसखोर पंडित फिल्म भी आ गया है बिल्कुल। तो लेकिन ये तो मेरा संयोग है कि मैं किस जाति में मैंने जन्म लिया। लेकिन जब मैं जहाँ रहता हूँ ना गांव में, वहाँ से 300 मीटर 400 मीटर के बाद आदिवासियों का गांव शुरू हो जाता है। वहाँ कई गरीब गुरबा लोग हैं जिनको आप अपनी संवैधानिक परिभाषा में पिछड़ा लोग कहते हैं। वो जातीय रूप से पिछड़ा नहीं है, बल्कि आर्थिक रूप से पिछड़ा है, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है।
तो वो भारत जो है उसको भारत में सम्मान केवल पैसा नहीं दिला सकता है। भारत में कलेक्टर से उसकी जात नहीं पूछी जाती है, ये भारतीय समाज का सच है। आप एक एसपी साहब से जात पूछ के पानी नहीं पीने देते हैं, डंडा देख के हवा ठहर जाता है ना। पावर, तो पावर ये नहीं है कि किसी को तंग करना है, पावर ये भी है कि हमें कुर्सी दे हर कोई बैठने के लिए। तो उस देश में जहां गरीब गुरबा या पिछड़े हुए लोग को सामाजिक प्रतिष्ठा पावर से आ रहा है, सत्ता से आ रहा है, वहां का बच्चा सोचता है कि गरीबी के दिनों में चना फांक के अगर हम एनसीईआरटी के किताब का पिरामिड बना के उस पर सफलता का बुर्ज खलीफा अगर खड़ा कर दे तो वो सरकारी नौकरी की तरफ क्यों नहीं जाना चाहेगा। हम जिस भारत के लोगों को कहते हैं कि प्राइवेट की तरफ जाओ, हमने उसकी सामाजिक हैसियत नहीं जानी है। आज गांव में जाति के नाम पर जो छुआछूत है या गांव में जो आर्थिक भेदभाव है, जो सामाजिक भेदभाव है, जो सांस्कृतिक रूप से आपसे भेदभाव करता है, आपको पता है मैं इसी तरह से गमछा लगा के इसी सीपी के एक होटल में गया था, मुझे रोक लिया गया था कि आप गमछा लगा के अंदर नहीं जा सकते हैं, ये सभ्यता नहीं है। मुझे पता है, तो मैंने बवाल काटा था, बिल्कुल। फिर उस रेस्टोरेंट ने अपने ड्रेस कोड में गमछा को शामिल किया। लेकिन कितने लोग इतना लड़ने जाएंगे। अभी मैं 20 दिन पहले एक पब्लिकेशन के प्रोग्राम में होटल ललित में था, उस सबको सर्व कर रहा, मेरे पास आके देख रहा है ऐसे करके बहरा। हम कहा हुआ रे, कहा आपको भी बुलाया है क्या? हम कहा हिंदी से अकेले हम ही को बुलाया है पूरे देश में। लेकिन उस संदेह से क्यों देखता है? वो हमको संदेह से नहीं देख रहा था, मेरे वेशभूषा को देख रहा है। मैं इस संदेह का दमन करना चाहता हूं, इसका समन होना जरूरी है। यह संदेह कब मिटेगा? आप सांस्कृतिक श्रेष्ठता का जो भाव कह रही हैं उसको सरकारी नौकरी ही ठीक कर सकता है। इसलिए प्राइवेटाइजेशन में खूब लाभ हो, हर चीज सुविधा से नहीं आ सकता मैम। भारत के सामाजिक रूप से दबे कुचले लोगों को पहली पंक्ति में बिठाने का जो मैकेनिज्म है वो सरकारी नौकरी है। अगर आप अपने समाज को इतना प्रगतिशील कर लीजिए कि वो किसी पैसे और सुविधा वाले लोगों से उसकी जाति ना पूछे, तो फिर आप उसको प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ाइए। मैं जानता हूं, हमने अपने गांव के अमीरों को देखा है कि कई लोगों से ये कहते हैं, अरे कितना पैसा हो गया तो क्या हो गया, जाति से थोड़ी ही बड़ा हो जाओगे। तो जब आप ये भाषा सुनिएगा कहीं पर जाके, वहां पर आप कैसे कह सकते हैं कि प्राइवेटाइजेशन ही एक रास्ता है? इसलिए सरकारी नौकरी हिंदुस्तान के समाज शास्त्र को सुलझाने का एक मैकेनिज्म है, इसलिए वहां पर आकर्षण ज्यादा है। जो लोग समझते हैं कि केवल पावर भोगने के लिए सरकारी नौकरी की ओर जा रहे हैं लोग, ऐसी बात नहीं है। हम लोग को भी बचपन में कहा गया कि मैं एक ऐसे गांव में, मैं बिहार के एक ऐसे गांव में था जहां सब साहूकार थे और मेरे परदादा पंडिताई करते थे। तो सत्यनारायण प्रभु का कथा कराएंगे तो 5 रुपया मिलेगा, नहीं भी मिल सकता, खाली लड्डू पर काम चल सकता है। तो घर आके क्या बोलते थे मेरे दादा को या मेरे पापा को, पढ़ो, पढ़ने से ही दुनिया बदलेगी। अब अगर तभी बोल देते नहीं बेटा बढ़िया आलू चप बेचो, पकौड़ा से दुनिया बदलेगा, तो कहां से मेरे चाचा आईएएस होते या डिप्टी कलेक्टर होते? नहीं होते ना। तब तो हम साहूकारों का जो बस चलता था उसमें कंडक्टर होते मेरे चाचा, कलेक्टर नहीं होते। फिर तो पढ़ना और सरकारी नौकरी का रास्ता ढूंढना वो पावर भोगने भर की ही बात नहीं है। ये बात मैंने इसलिए आपको बताई कि मैं सवर्ण हूं और पंडित हूं, फिर भी मेरे परदादा का दबाव क्या था? क्योंकि सामाजिक रूप से जो पंडिताई कर रहा है उसको भी पैसा वाला थोड़ी बहुत वैल्यू दे रहा है। ये भी एक गफलत है इस देश में। जब भी आप जातीय विमर्श करिए, सामाजिक विमर्श करिए, तो ए वर्सेस जेड में मत देखिए भारत के जातीय समीकरण को। ठीक है, भारत के गांवों में एक ताड़ के पेड़ के नीचे एक आदिवासी और एक पंडित जनौआ टांग के एक साथ ताड़ी पी रहा है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उसको शैक्षणिक और आर्थिक पृष्ठभूमि बराबर है दोनों की। दोनों नहीं पढ़े हैं, इंडिया और हिंदुस्तान में हाँ, बहुत दोनों नहीं बड़ा पढ़े फर्क हैं। है, बिल्कुल बहुत तो बड़ा। दोनों बराबर वहां दिख रहे हैं। तो ये भी एक बहस है। मुझे नहीं लगता इस डिस्कोर्स पर भारत कितना बहस करेगा, और मुझसे बहुत लोग असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत में जातीय भेदभाव अलग मोर्चा है, आर्थिक भेदभाव अलग मोर्चा है, और इन दोनों को मिला के जो एक सांस्कृतिक भेदभाव है जिसमें जाति नहीं पूछी जाती है, बैकग्राउंड पूछा जाता है। जैसे मुझे गमछा लेकर किसी होटल ने जात के आधार पर नहीं रोका, सांस्कृतिक पिछड़ेपन का प्रतीक बना के मुझे रोक दिया। उसको कुछ भी नहीं पता मैं किसी जाति का हूं, मैं दिख नहीं रहा हूं सभ्य, उसको उसके प्रोटोकॉल में मैं फिट नहीं बैठ रहा हूं, उसकी सभ्यता में मैं सटीक नहीं बैठ रहा हूं। तो ये सारी बातें हैं। बिल्कुल नहीं, ये हिंदी की जो आपने बात कही ना, उससे मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। मैं अपनी मर्जी से पत्रकारिता में आई, वो भी हिंदी पत्रकारिता में। तो सालों तक मुझे अपने परिवार में, हाँ, खासकर मामा मौसी, उन सब की बात सुननी पड़ी कि आर यू स्टिल राइटिंग इन हिंदी या? सो हाँ बिल्कुल,
ये हाँ, तो है ये- बिल्कुल। जो बात आपने कहा ना कि ललित होटल में आपने कहा कि हिंदी वालों से आप ही को बुलाया गया है, तो मुझे लगा कि ये जो गौरव है, बिल्कुल बिल्कुल। ये गौरव हम ये चाहते हैं कि पूरा समाज भी हमें दे। बिल्कुल। चलिए मैं वापस विश्व गुरु की तरफ आती हूँ, आज हमें उसी पे बात करनी है। विश्व गुरु में बहुत सारे किरदार हैं, युवा किरदार हैं, और पढ़ते पढ़ते मुझे लगा किस किरदार की तरफ मेरा झुकाव ज़्यादा होगा मैं कह नहीं सकती, पर अंत आते आते मुझे उस लड़की से मोहब्बत हो गई। हालांकि उसका किस्सा बहुत कम है, जो पिता ने ठुकरा दी। पिता ने तो उसको बिल्कुल ही एक मृतप्राय समझ के अपने सास ससुर के हवाले कर दिया, और वो लड़की कलेक्टर बन गई। इस किरदार के पीछे आपकी क्या सोच थी? है वो दुनिया एक है जहाँ पर पुरुष होने का मतलब हम ऐसे ऐसे बहुत लोगों को देखते हैं गांव में, जिनको मैंने एक पंक्ति लिखी है उस किताब में कि बेटियां हमेशा ईश्वर देता था, पुत्र आकांक्षा से पैदा होते थे। पुत्र जब भी पैदा हुआ है इच्छा से पैदा हुआ है, हे भगवान दीजिए। और स्त्रियां ईश्वर दे देते हैं। इसलिए मैंने वहां लिखा कि स्त्रियां उपहार हैं, क्योंकि उपहार ऐच्छिक नहीं होता है, उपहार तो सरप्राइजिंग होता है ना। तो इसलिए मैं मानता हूं कि लड़कियां इस संसार में उपहार के तौर पे आई हैं, पुत्र तो मांगने के तौर पे आए हैं। हर आदमी की इच्छा है कि पुत्र हो जाए, मुझे दे दो भगवान। ईश्वर देता स्त्री है। तो वहां पर जो देता है स्त्री, तो वो जो संघर्ष है जो हम अपने घर के महिलाओं को देख रहे हैं, मैं अक्सर कहता हूं कि इस देश की औरतों के लिए, लड़कियों के लिए एवरेस्ट लांघना बड़ी चुनौती नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती है अपने घर के दरवाजे पर लगा हुआ वो 6 इंच का चौखट सखुआ का, उसको लांघना बड़ा मुश्किल है। आप देहरी नहीं लांघने देने वाली लड़कियों से एवरेस्ट लांघने की बात कैसे कर सकते हैं? एवरेस्ट के माथे पर कई स्त्रियों के पांव के निशान पड़े हुए हैं, उसकी मुकुट पर स्त्रियों के पांव के निशान हैं। मुश्किल यहां है ये चौखट लांघना। तो ये चौखट लांघने की कहानी तो आपको लिखनी होगी। हम देखते हैं कि कई काबिल लड़कियां किस तरह से जंगल के फूल की तरह वहीं फूलती है और वहीं कचनार की तरह झड़ के गिर जाती हैं। तो उनकी कहानी जहां इसमें तक भी ले है आप- ऐसे किरदार, ऐसी लड़कियां यहाँ भी है जो बिल्कुल अपनी शहरों में भी हैं, महत्वाकांक्षा शहरों में भी बिल्कुल हर हैं, जगह क्योंकि है। लड़कियों का कोई शहर कोई गांव नहीं है, अभी भी अनफॉर्चुनेटली है ना। वो पुरुष और स्त्री के खांचे में जो एक ब्लॉकेज बना हुआ है वो बना हुआ है। आप उसको शहर और गांव, आज भी गांव में जो लड़की पर्स लेके ब्लॉक जा रही है, प्रखंड कार्यालय जा रही है, उसको आत्मनिर्भर नहीं कह रहा है समाज, उसको चालू बोलता है। हम उस समाज को देखकर भी दुनिया लिख रहे हैं ना, जो हंसती हुई महिला को चालू कह रहा हो, जो खिलखिला के बात करती हुई महिला को चालू कह रहा हो, जो बैग लेके और एक पुरुष से सीधे सीधे आंख में आंख मिला के बात करने वाली लड़की को चालू कह रहा हो। उनकी कहानी भी तो लिखनी होगी ना। बिल्कुल। उनकी कहानी आप शहर में बैठ के इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि आप शहर में ये मान के चलती हैं कि जो महिला यहां तक आई हैं वो प्रगतिशील हैं, उन्होंने तोड़ दिया है सारे बंधन को। मैं नहीं मानता हूं कि जो भी महिला प्रगतिशील है वो कुछ तोड़ के आती है। मैं ये कह रहा हूं कि वो बहुत गंदी चीजें और पुरानतन चीजों को छोड़ के आती हैं। वो विध्वंसक नहीं है कि वो सब कुछ तोड़ के ही आ रही हैं। बिल्कुल। मैं एक और गंभीर सवाल पूछूंगी, उसके बाद रैपिड फायर में आ हाँ। जाऊंगी। देखिए ये जो बल्लोपुर राइट, बल्लोपुर, हाँ, गाँव गांव बल्लोपुर। में जो भी पाठशाला है, हाँ। स्कूल है, वहाँ का जो मास्टर है, बिल्कुल वहाँ मतलब बहुत मज़ेदार किस्से होते हैं और अलग अलग तरह के। लेकिन वहीं पे तो मास्टर आते हैं बाद में जो एक तरह से आदर्श भी प्रस्तुत हाँ, करते हैं। तो गांव का ये स्कूल आपका कितना देखा हुआ है? क्या कुछ निजी अनुभव रहे हैं, निजी शिक्षक रहे हाँ हैं? बिल्कुल बिल्कुल। निजी किरदार? भारत में मैं अभी हाँ। जिस कोचिंग उद्योग की बात कर रहा था उसके पीछे भारत के स्कूल का हाथ है। अगर हमको स्कूल ठीक से पढ़ाता, अगर हमको विश्वविद्यालय ठीक से पढ़ाता तो भारत में इतना कोचिंग उद्योग नहीं फलता फूलता। कोचिंग की आवश्यकता है इसलिए है कि हमको स्कूल नहीं मिला, हमको कॉलेज नहीं मिला बेहतर। हम कॉलेज से केवल डिग्री लेके आते हैं, ज्ञान लेके नहीं आते हैं। मैं यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों को, क्योंकि जो बीए करके आ रहे हैं, बीएससी करके आ रहे हैं, उनको मैं देखता हूं कि वो क्लास में बेसिक कोर्स लेते हैं, फाउंडेशन कोर्स उसका नाम है। अब बताइए, शेर का वहां दौड़ है और इसको बताया जाता है कि धीरे धीरे आपको शेर बनाएंगे, आइए पहले बकरी की तरह चारा खाइए। फाउंडेशन कोर्स, ये क्या होता है फाउंडेशन कोर्स? फाउंडेशन कोर्स में उनको बताया जाता है, पॉलिटी की क्लास में संसद के 3 भाग होते हैं, एक को राज्यसभा कहा जाता है, एक को लोकसभा, एक राष्ट्रपति। अब लड़का चौंक जाता है, राष्ट्रपति भी है? अब वो
छाती पीटता, अरे बाप क्या मास्टर मिला है, ये तो पढ़े ही नहीं थे, जबकि मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ के आया हूं लंगट सिंह विश्वविद्यालय से। उसका तो उसको बताया जाता है कि राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। अब ये बात अगर मुझे यूपीएससी की तैयारी कराने के दौरान फाउंडेशन कोर्स में कोई बता रहा है तो काहे हम आईएएस करेंगे कहीं भैया? तो स्कूल अगर 8वीं में ये है, 7वीं में ये बात है, नहीं हो इंटरमीडिएट में पढ़ लेंगे, वो छोड़ दे ग्रेजुएशन में तो मिलेगा। कोचिंग पढ़ाने वाले टीचर को भी इससे मतलब नहीं है कि ग्रेजुएट लड़का बैठा है लड़की बैठी है, वो भी कहता है मैं जानता हूं आप पढ़ के आए ग्रेजुएशन, लेकिन फिर भी बेसिक पढ़िए, क्योंकि टीचर भी आश्वस्त है कुछ नहीं जानता है, इसलिए वो खुश है कि मुर्गा फंस गया, कटेगा तो अपने में बटेगा। ये सारी दिक्कतें हैं। तो बेसिक जो चीजें हैं वहां से अगर हमारे स्कूल बेहतर हों, हमारे कॉलेज बेहतर हों, तो हम फिर आज 3 लाख 5 लाख 8 लाख रुपए लगा के जो कोचिंग का उद्योग चल रहा है, और कोचिंग में भी एक बात बहुत कड़वी बोल के जा रहा हूं क्योंकि हम मीडिया के लोग हैं, यूपीएससी जैसी परीक्षा में 1000 लोग सेलेक्ट होते हैं सर, उसमें से हिंदी मीडियम के 50 लोग होते हैं, 950 लोग अंग्रेजी के होते हैं, उनको पास कराने वाले टीचर का कोई रील वायरल नहीं है पूरे देश में, देखिए मोबाइल निकाल के, और 50 सिलेक्शन देने वालों का वायरल रील चल रहा है, वो सेलिब्रिटी हैं। जिस दिन वही बोल रहा हूं कि द्रोणाचार्य चूरन बेचने लगेगा तो अर्जुन नहीं पैदा कर पाएगा। द्रोणाचार्य का दायित्व है कि वो गुरुकुल खोले, तब अर्जुन पैदा होगा या एकलव्य कोई होगा, लेकिन यहां द्रोणाचार्य को चूरन बेचना है। 50 सिलेक्शन कराने वाले हिंदी मीडियम का टीचर वायरल है, 950 सिलेक्शन कराने वाला वायरल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पढ़ा रहा है, और ये 50 इंटरटेनमेंट दे रहे हैं। एकेडमिक जोकर आ गए हैं मार्केट में, पढ़ाने लिखाने वाले कॉमेडियन आ गए हैं जो क्लास में मजा दे रहे हैं, और जो छात्र है वो सब्सक्राइबर हो चुका है, जो टीचर है यूट्यूबर हो चुका है। दुनिया का कोई यूट्यूबर किसी सब्सक्राइबर को नौकरी नहीं दिला सकता है, परीक्षा पास नहीं करा सकता है, उसको हमेशा शिक्षक पढ़ाएगा, और पढ़ने वाला हमेशा छात्र होना चाहिए। लेकिन ये हमारा विडंबना है कि हमने सब्सक्राइबर को पढ़ाना शुरू कर दिया है, और सब्सक्राइबर जब घंटी बजाता है, जब पे करता है तो उसको मौज चाहिए। मैंने कई शिक्षकों को रोते हुए सुना है कि यार मुझे इसलिए कोचिंग वाले पसंद नहीं करते क्योंकि वो कहते हैं सर आप मजा नहीं दे रहे हैं, छात्र मजा लेने आया है। अब ऐसी जिंदगी में जहां हर जगह मजा चाहिए, वहां तो कुछ रुखड़ा बोलेंगे तो मजा नहीं आएगा ना। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, बस हमारे पास 5 मिनट है, मेरे पास पर्ची आ गई, रैपिड फायर हो जाए। जरूर, फटाफट करूंगी क्योंकि हम सब एक गीत हाँ, भी हाँ। सुनना चाहते हैं आपसे। बिल्कुल 2 सेकंड में जवाब दे दीजिएगा। शिक्षा, शिक्षा बताइए, रैपिड फायर दिमाग में मैंने जो क्या है, शिक्षा से क्या आपको बोलूं? क्या सबसे पहले क्या आ रहा है दिमाग में? शिक्षा, एजुकेशन। शिक्षा जो मस्तिष्क को ऊर्जा दे, हाथ को हुनर दे, और हृदय को करुणा दे। अगर ये है तो ये शिक्षा है, वरना कुछ शिक्षा नहीं है। हमारा देश हिंदुस्तान, दुनिया का सबसे संभावनाशील लोकतंत्र, जिस पर हमें नाज करना चाहिए। अब इसको बचाना, बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। दोस्ती, मैं जो कुछ भी हूं अपने दोस्तों के प्रयास और शुभकामनाओं का मूर्त आकार हूं, इसके अलावा कुछ नहीं। हिंदी, आजीविका, जिस दिन जो भाषा रोटी देगी वही टिकेगी। संस्कृत देवताओं की भाषा है, लेकिन विलुप्त हो गई है डायनासोर की तरह। क्यों? क्योंकि रोटी से कट गई। इसलिए भाषा को मस्तिष्क से जोड़िए, पेट से जोड़िए, नहीं तो नहीं टिकेगी। अंग्रेजी की यही ताकत है, वो पेट से जुड़ जाती है। प्रेम, करिए, इस पर बतियाइए नहीं। लास्ट, विश्व गुरु, पढ़िए अमेजन से खरीद के। हम और अच्छा, विश्व गुरु के बाद आगे क्या? अभी तो मैडम लिखे हैं 4 साल पर हाँफ रहे हैं। सही लेकिन बात है। अगली किताब बहुत जल्दी लाऊंगा। हाँ, जल्दी ही लाइए, हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल जल्दी लाऊंगा जी। और लिख भी लिया है लगभग। ओके, तो देखिए, एक साल के भीतर ले आऊंगा। चलते चलते कुछ सुना दीजिए। क्या सुनेंगे? ऐसा कुछ सुनाइए जिससे मतलब जो यहाँ पे बैठे हैं वो और मैं भी माइक छोड़ के हंसने हाँ। लगूं। एक जरा सा इको दो ना बाबू। इसका मालिक कहाँ बैठा है? देवता इसका कहाँ? थोड़ा सा इको दो तो जाए। नहीं हो गया, बस ऐसे हो जाएगा। अब 2 मिनट में सुना के, और इसके बाद आप लोग इसलिए भी रहिएगा क्योंकि शंभू शिखर हमारे समय के एक बड़े हास्य कवि,
वो आप लोग को आनंद में डूबेंगे। मैं एक छोटा सा गीत आपको सुनाता हूँ, उसके बाद कौन सा सुनाऊं मैं? मुझे आप लोगों में से किसी ने पहले सुना है आज तक? सब नए हैं। जैन जी नहीं है, जैनासुर हैं। रील वाले लड़के। रील वाले, हाँ। एक मैं सुनाता हूँ। गांव को लड़के वाला नहीं, गांव को लड़का देखिए कि नर्वस है लोग, सुनाने का नहीं। एक मैं सुनाता हूँ रील वाला। रील वाले, अरे गजब है। अगर नहीं एक कविता है सर, आप भी सुनेंगे, आप सुना होगा। हमारा जो समय था, जो जयंती मैम का समय था, हम लोग जब स्कूल जाते थे तो रास्ते में ईंट का टुकड़ा मिला, उठा के दिल बना देते थे दीवार पर। इमोजी था नहीं, है ना, तो दिल बनाते थे। अब वो दिल किसका, इससे हमें लेना देना नहीं था, जिसका बाद में भरेंगे। पहले जगह एक्वायर कर लिया, कश्मीर हमारा है। अब वहां से कि स्कूल की दीवारों पर जा दिल बनाने वाले लड़के, अरे चलती तीर को हंस के अपने दिल पर खाने वाले लड़के, और उड़ती तीर भी खुद पर लेके लड़ भिड़ जाने वाले लड़के। पर दिल टूटे तो बिस्तर पर ही, अरे झील बनाने वाले लड़के। दिल टूटे तो बिस्तर पर ही झील बनाने वाले लड़के। उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। वो दौर क्या था कि ताजी किताब पर बासी अखबार की जिल्द चढ़ाने वाले लड़के। खा के समोसा सीनियर के सिर बिल टिकाने वाले लड़के। मेहनत के पथ पर मीलों साइकिल चलाने वाले लड़के, और संघर्षों की आग में तप तकदीर बनाने वाले लड़के। उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सबों का इतना कीमती वक्त देने के लिए। और एक सलाह है आप लोगों को, इतना गंभीर मत रहा कीजिए, ये मनहूसियत मार देगी एक दिन। दे हाथ हिलाइए, ताली उली बजाइए, क्योंकि अभी जो आदमी आने वाला है, अगर आप शंभू शिखर के सामने ऐसे ही बैठे रहे तो मैं वहां से आऊंगा जहर लेके, आधा कहूंगा शंभू शिखर जी को कि आप चाट लो, और आधा मैं कहूंगा कि मुझे लेट हो गया था, मैं भी चाट लेता हूं, और दोनों ही मंच पे आपको पड़े मिलेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है, जीवंत हो जाइए, जीवित हो जाइए। एक बार जोरदार तालियां बजाइए और श्रेया जी अगले को बुलाइए। आप बैठिए पहले, तो आप बैठिए। हम बैठे हैं, हमको लगा आप हमको हटाने आई हैं, इसलिए जल्दी उठ गए भाई। हम बेइज्जती लगता है ना, एक बार पर्चा आ गया था तो हमें लगा। जी जी बताएं। विश्व गुरु के माध्यम से जिस स्पष्टता और साहस के साथ आप दोनों ने अपने विचार साझा किए, उसने इस सत्र को गहराई और दिशा दी। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी मिस भारती भार्गव एवं श्री कुणाल गुप्ता जी, कृपया मंच पर आकर आप दोनों को सम्मान स्वरूप स्मृति चिन्ह प्रदान करें। दिल्ली साहित्य महोत्सव की ओर से आप दोनों का हार्दिक धन्यवाद इस यादगार सत्र के लिए।